गैमेटोफाइट टर्म्स बताए थे। आप लोगों ने शायद आई डोंट मतलब नो कि आप लोगों ने देखा उसे कि नहीं है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो पॉलन ग्रेन है वो मेल, या आप ये कह सकते हैं कि इमेच्योर डबल एम इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि जो गैमेटोफाइट जिसके लिए भी टर्म यूज कर रहे हैं, या स्पोरोफाइट, ये कुछ अलग सा नहीं है। फाइट मतलब होता है टू, ये जो बाद वाला टर्म है, टू उसको प्रोड्यूस करना। लाइक गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज गैमीट प्रोड्यूसिंग। और हम लोगों ने इसे पढ़ा था हैक करके, मैंने निमोनिक बताया था। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। मेल गैमेटोफाइट को हम क्या माइक्रो टर्म जहाँ भी आता है ऑब्वियसली वो मेल के लिए होता है। माइक्रोस्पोर। ठीक है, और स्पोरोफाइट स्पोर प्रोड्यूसिंग। ये माइक्रोस्पोर से बना है ना, ये मेल गैमीट या पॉलन ग्रेन। स्पोर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, स्पोरोफाइट या स्पोर प्रोड्यूसिंग ये डिप्लॉयड होगा। मैंने कहा था डिप्लॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं और गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग होते हैं। तो जो स्पोरोफाइट यानी कि जो प्लांट है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। कौन से स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर यानी कि मेगास्पोर्स, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमीट जिनसे बन रही हैं ये उनको प्रोड्यूस कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज स्पोरोफाइट। मतलब टर्म उसका यहीं से आया है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग यानी कि स्पोरोफाइट। ठीक है, वो डिप्लॉयड होगा, वो पूरा प्लांट होगा। द प्लांट विल से द प्लांट को हम स्पोरोफाइट बोलेंगे जो कि स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है। और गैमेटोफाइट ऑब्वियसली इसमें गैमेटोफाइट जो है वो बहुत ही मतलब सिंगल सेल्ड है और थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो उसका बहुत ही मिनिमल सा उसका बहुत थोड़े टाइम के लिए स्पोरोफाइट से लगा रहता है। तो ये दैट्स वाई जो जितने भी ये डिप्लॉयड एंजियोस्पर्म्स एंड ऑल जो होते हैं वो स्पोरोफिटिक प्लांट्स बोले जाते हैं, क्योंकि गैमेटोफाइट जो होता है उसका बहुत ही वो रेसिसिव सा होता है, बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड के लिए उनके साथ रहता है और सिंगल या डबल सेल स्टेज होती है उसकी। ठीक है, 1 2 और 3 समटाइम्स। तो इस तरह से ये रहता है, इसलिए इसको गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट बोलते हैं। ये क्लियर है? कोई आवाज नहीं आ रही? क्लियर नहीं हुआ? मैम हो गया। हो गया। ठीक है, चलो पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा लिख रहे हैं। पॉलन ग्रेन मैंने बताया कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इट रिप्रेजेंट्स फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इट रिप्रेजेंट फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट प्रोड्यूस करने वाला, मेल गैमेट प्रोड्यूस करने वाला। ये खुद मेल गैमेट नहीं है, ये आगे चल के अभी मैच्योर होगा और फिर इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इट इज लाइक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि फर्दर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। सिंगल सेल्ड, हम पॉलन ग्रेन की बात कर रहे हैं।
सिंगल सेल हैप्लॉइड, ऑब्वियसली n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। शेप कैसा होता है इसका? नियरली स्फेरिकल, ज़्यादातर स्फेरिकल होते हैं। ये बुक में दिया हुआ है इसलिए आपको पता होना चाहिए। एंड साइज इज 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, ज़्यादातर ये स्फेरिकल होते हैं, 25 to 50 माइक्रोमीटर। pollen grain is surrounded by two layers, two layers or two layered wall, two layered wall, we call it sporoderm। स्पोरोडर्म भी बोलते हैं इसको। डर्म, डर्म किसी भी जो आउटर कवरिंग के लिए हम डर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्पोर्स का डर्म, डर्म मतलब जैसे डर्मिस या डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन के लिए यूज़ होता है, तो डर्म लाइक अ कॉमन टर्म फॉर आउटर कवरिंग। तो स्पोरोडर्म यानी आउटर कवरिंग ऑफ स्पोर्स। कौन कौन सी होती है? एक होती है इंटाइन, जो अंदर की ओर होती है, नाम ही बता रहा है। एंड द अदर वन इज एक्साइन, जो बाहर की ओर होती है। इंटाइन, फर्स्ट लेयर इज इंटाइन, surrounds plasma membrane। जो हमारा जो माइक्रोस्पोर है, सॉरी जो पॉलन ग्रेन है, तो उसमें क्या होगा, वो सिंगल सेल की तरह से होगा, जैसे सेल होता है बिल्कुल वैसे ही होगा। उसमें जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो साइटोप्लाज्म जो होती है वो जहाँ पे एंड हो रही है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग है सेल की, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर जो लेयर होती है, ये है इंटाइन। फिर इसके भी बाहर आएगा एक्साइन। तीन जगह से खुला होता है। इसके भी बाहर आएगा एक्साइन। ठीक है, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, this is intine and this is exine। First layer is intine, it surrounds the plasma membrane, it is made up of pectin and cellulose, pectin plus cellulose। आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए, पैक्टिन एंड सेलुलोज। सेलुलोज तो मतलब ये कॉमन सा है। सेलुलोज ऑब्वियसली प्लांट्स के काफ़ी बहुत ही मोस्ट कॉमन जो है, जो उसके हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें सबसे ज़्यादा कंपोनेंट जो होता है सेलुलोज का ही होता है प्लांट्स में। जैसे हम लोग कुछ फाइब्रस चीज़ें भी खाते हैं, सैलड्स वगैरह, तो सेलुलोज, जितनी भी फाइब्रस चीज़ें होती हैं उसमें सेलुलोज काफ़ी हाई होता है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन, ऐसे कोई डिफरेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि पैक्टिन और सेलुलोज होता है। इट इज़ कंटिन्यूअस, कहीं से ब्रीच नहीं होती है, कहीं से टूटी नहीं होती है, वो लगातार जो होती है पूरी एक लेयर बनाती है,
कहीं से वीक नहीं होती है या गायब हो कहीं से, और थिन होती है। इसकी इसकी कोई सब लेयर नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे कि हाँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस होती है, कहीं से ब्रीच इन कंटिन्यूटी नहीं होती है, ये थिन होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। और ये जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर है। ठीक, फिर आती है एक्साइन, आउटर लेयर surrounds intine. It is hard होती है, थिक होती है। हमने एक मटेरियल पढ़ा था जो कि एक्साइन में होता है। क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, किसी को याद है? एक्साइन में क्या ऐसा कौन सा मटेरियल है जो उसको हार्डनेस देता है या जो उसको मैम स्पोरोपोलेनिन। हाँ, स्पोरोपोलेनिन, राइट। ठीक है, तो ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये जो है ये हार्डनेस और ये सारी जो प्रोटेक्टिव उसकी एबिलिटी है वो सारी उससे आती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मैंने स्पोरोपोलेनिन के जो फीचर्स पढ़ाए थे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब उसके जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उसका हज़ारों साल पहले के जो पॉलेंस हैं वो अभी भी मिलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह स्टडी करते हैं जो उनको मिलते हैं बिकॉज ऑफ दैट स्पोरोपोलेनिन। हार्ड, थिक, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस इसलिए होता है, यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जो है ब्रीच इन कंटिन्यूटी हो गई है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये यहाँ पे एब्सेंट है। ये जो रेड रेड मैंने बनाया था यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 3 जगहों पे नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक्साइन ही एब्सेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है, यहाँ पे एक्साइन जो है सिंपल एक मेम्ब्रेन की तरह से होता है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है। जो पॉलन ट्यूब जो निकलती है ये उसके लिए स्पेस दी गई है, क्योंकि ये इतना जो एक्साइन है वो इतना हार्ड होता है कि वो पॉलन ट्यूब को निकलने नहीं देता अगर वो कंटिन्यूअस होता। तो इसलिए ये ब्रीच इन कंटिन्यूटी है, बीच बीच में से कंटिन्यूटी टूटी हुई है जिससे कि ट्यूब निकल सके। और ये 3 प्लेसेस पे है। ठीक है, ये और भी हैं, मतलब कुछ होते हैं जिनमें सिंगल होता है, बट यहाँ पे जो कॉमनली डाइकॉट्स में होता है वो 3 जर्म पोर, इनको जर्म पोर बोलते हैं। डाइकॉट्स में जो होता है ये 3 जर्म पोर होते हैं, जैसे मैंने दिखाया 1 2 3। वी विल से देयर आर 3 जर्म पोर्स इन डाइकॉट पॉलन ग्रेन। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी एक बार। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें हम लोगों ने अभी आप जब एक बार रीडिंग लगाओगे तो आप देखोगे कि ये जो एक्साइन होता है, एक्साइन की वजह से कुछ कुछ जो पॉलन ग्रेन्स हैं सब वो स्पेसिफिक हम पहचान सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन। एक्साइन उसको एक टेक्सचर देता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि ये कुछ कुछ जैसे रेड इस तरह से है, कुछ डिज़ाइन दे रखी है एक्साइन ने। ऐसे ही वो अलग अलग डिज़ाइन देता है। लाइक मैं एक सिंपल सा एक ड्रॉ करती हूँ कि वो क्या करता है। एक्साइन जो होता है, लाइक दिस इज एक्साइन। ठीक है, तो कुछ में क्या होता है कि कुछ अलग सा दिखाई देगा, लाइक समथिंग पिटेड, कुछ इस तरह से। कुछ में दिखाई देगा स्पाइनी सा, कुछ कुछ इस तरह से, और कुछ में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो वो ये एक्चुअली ये मैंने तीन वैरायटी यहाँ बनाई हुई है। ये तो ये डिफरेंट डिफरेंट, लाइक इसको हम पिटेड पिटेड बोलते हैं, पिटेड टेक्टम टेक्टम बोलते हैं। ठीक है, आपको मैं सिंपल बता रही हूँ। आपको आप अपनी बुक पढ़ोगे तो उसमें
लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्साइन, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपको सिंपल यहाँ बताने का ये है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी पहचान ऑन द बेसिस ऑफ ये जो एक्साइन का जो ये शेप्स दे रहा है, इसके बेसिस पे हम इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है ये मस्टर्ड का है, या ये जो पॉलन ग्रेन है ये किसी मतलब मैंगो का है या पपाया का है या किसका है ये। ठीक है, तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं, इसकी पहचान होती है। ठीक है, ये आप देखना, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाता है एक्चुअली। ये डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरह के वो शेप्स बनाता है, जिससे कि उसको पहचाना जाए कि ये किस प्लांट का पॉलन ग्रेन है। तो ये हर प्लांट का पॉलन ग्रेन के पास एक अलग तरह का शेप होता है, जो कि एक्साइन के थ्रू हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, ये आपकी बुक की लाइन है। तो यहाँ पे ये है कि ये जो है ये शेप्स एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन जो कि कहाँ से बना था, जो कि हमारा टेप्टम से बन के आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिस इज बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन एग्जिबिट्स, आप ये अगर आप नहीं लिखना चाहो तो आप रहने देना टेक्टम, आप कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि टेप्टम था, हमने नया कौन सा वर्ड बता दिया। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पे कि एक्साइन के शेप्स की वजह से हम पॉलन ग्रेन्स की पहचान कर सकते हैं। एक्साइन एग्जिबिट डिफरेंट अरे ऑफ पैटर्न, different variety of pattern and design of taxonomic significance। अब एक चीज़ ये है कि मैंने बताया कि कहीं कहीं पे ये डिसकंटिन्यूअस है, तो उस पॉइंट को हम जर्म पोर कहते हैं। एट सम पॉइंट एक्साइन इज विदाउट स्पोरोपोलेनिन, so called germ pore, क्योंकि यहीं से ट्यूब निकलती है germ pore। It is the site of arising of pollen tube। It is the site of arising of pollen tube। अब जो है जर्म पोर के डिफरेंट, जैसे मोनोकोट और डाइकोट में जर्म पोर का जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मोनोकोट होते हैं, पहले हम डाइकोट की बात कर लेते हैं। डाइकोट्स में क्या होता है कि जर्म पोर, 3 जर्म पोर प्रेजेंट इन डाइकोट। जो हम लोगों ने अभी जो पढ़ा कि जर्म पोर मैंने 3 जगह जो डिसकंटिन्यू कर दिया था, वो डाइकोट का था कि देर आर 3 जर्म पोर इन डाइकोट। इसको हम कहते हैं ट्राई कैल्पेट। ये जो कंडीशन होती है 3 जर्म पोर की, इसको हम कहते हैं ट्राई कैल्पेट कंडीशन। TRI ट्राई कैल्पेट कंडीशन। ट्राई कैल्पेट कंडीशन। अब मोनोकोट में देखें, मोनोकोट में इसको हम ये माइक्रो
ये जर्म पोर न बोल के फरो बोलते हैं। इन मोनोकॉट इट इज नोन एज फरो। आपको पता होना चाहिए फरो लाइक वन जर्मिनल फरो या जर्मिनल पोर हम यहाँ कह रहे थे, यहाँ पे जर्मिनल फरो बोल रहे हैं, या जर्म पोर कह रहे थे, जर्मिनल फरो। नॉर्मली वन जर्मिनल फरो प्रेजेंट होता है, लाइक यहाँ पे 3 जर्म पोर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ जर्मिनल फरो बोल रहे हैं, इसको कह रहे हैं मोनो कैल्पेट कंडीशन। आपको पता होना चाहिए सिंपल कि डाइकॉट में ट्राई कैल्पेट कंडीशन होती है और मोनोकॉट में मोनो कैल्पेट। ठीक है ना, आपको मोनो मोनो से ही, ज़्यादा इसमें नहीं करना पड़ेगा, मोनो से ही आपको ये याद हो जाएगा, मोनो मैम कैल्पेट। हाँ बेटा बोलो। मैम मोनोकॉट के नीचे क्या लिखा हुआ है आपने? नोन एज फरो। जैसे यहाँ पे हम पोर बोल रहे थे ना, पोर टर्म यूज कर रहे थे ना, जर्म पोर, तो यहाँ पे इसको फरो बोलते हैं। ये जो ओपनिंग होती है जो कि उसके शेप के अकॉर्डिंग वो फरो जैसी कुछ कुछ होती है। फरो यानी कि कुछ नाले जैसी या कुछ इस तरह से ग्रूव्स जैसी, तो इसलिए उसको फरो बोलते हैं। जहाँ से कि मतलब जो ट्यूब निकलेगी हमारी, जो पॉलन ट्यूब निकलेगी वो यहीं से निकलेगी। ठीक है ना, उसके शेप की वजह से हम उसको फरो बोल रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पोर इसलिए बोल रहे थे क्योंकि डाइकॉट में ये थोड़ा जैसे ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली, तो ये थोड़ा सा सर्कुलर ओपनिंग है, और यहाँ पे ये थोड़ी फरो जैसी मतलब थोड़ा शेप अलग है, इसलिए यहाँ पे हम इसको फरो बोल दे रहे हैं। अब आप एज्यूम कर लेना कि स्फेरिकल ये लाइक बॉल होती है, वैसा ही है हमारा ये पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन में सबसे जो आउटर कवरिंग है दैट इज़ एक्साइन, और एक्साइन में जो डिसकंटिन्यूएशन है एक्साइन का स्पोरोपोलिन का एट प्लेसेस, दैट इज that gives its circular shape, but in monocot it gives furrow like something shape, तो that is different। तो इसीलिए यहाँ पे पोर न बोल के हम फरो बोल रहे हैं। कंडीशन मोनो कैल्पेट कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली पूछ लिया था इस पर, सिंपल यही पूछा जाता है डाइकॉट में और मोनोकॉट में कौन सी कंडीशन होती है, या दिस कंडीशन इज फाउंड इन डाइकॉट या मोनोकॉट, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लियर है? यस। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन जो होता है वो अपने अपने अंदर इतना न्यूट्रिशियस होता है, दे आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। पॉलन ग्रेन आर यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट्स, और बहुत ही हाई क्वालिटी के न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें एज फूड सप्लीमेंट्स, विच enhances performances of athlete and racing horse। मतलब ह्यूमन को भी दे रहे हैं और घोड़ों को भी दे रहे हैं। ठीक है, रेसिंग हॉर्स तब काफ़ी हाई क्वालिटी का होता है, जो उनको बहुत ज़्यादा जो है हर तरह से एक न्यूट्रिशियस जो जितने भी सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करता है, एज वेल एज बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एवरीथिंग इज इन गुड क्वालिटी, तो वो उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं पैलिनोलॉजी।
एक चीज़ है पॉलन वायबिलिटी, कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो जब जाके स्टिग्मा पे, स्टिग्मा यानी कि जो हमारा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा पे जब लैंड करता है, जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो वो कितने टाइम तक वो जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। तो उसकी वायबिलिटी कितने टाइम तक वो जिंदा रहता है एक पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। टाइम पीरियड फॉर विच pollen grain are functional is known as pollen viability. Time period for which pollen grain are functional is known as pollen viability. तो कुछ चीज़ों का इस पे काफ़ी चीज़ों का असर होता है इसकी वायबिलिटी पे। सिंपल आपको थोड़ा सा बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, आप नोट्स में डाल लो बस, कि इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और वी कैन से इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या, कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है एंड ऑल, दैट इज़ द इंट्रिंसिक फैक्टर। फिर देन कम्स द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, जो बाहर के एटमॉस्फेयर है, वेदर है, ड्राइनेस है या ह्यूमिड है एनवायरनमेंट, तो ये सारी चीज़ों का, या कोल्ड है या हॉट एनवायरनमेंट है, तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स का भी असर पड़ता है। इंट्रिंसिक फैक्टर वही कि उसका जेनेटिक मेकअप एंड ऑल, देन एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, लाइक अगर हम देखें तो वीट और राइस जो है, ये बुक में दिया हुआ है, बुक में जो एग्जाम्पल होंगे, बाई चांस मैं यहाँ नहीं भी लिखा रही हूँ, अगर जो एग्जाम्पल मेरे से मिस हो जा रहे हैं, आप उसको जब रीडिंग करोगे आप, और अगर मिस हो गए हैं तो आप उसको अपने नोट्स में ज़रूर डालना, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सारे एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। वीट एंड राइस, इनमें जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है दैट इज़ अराउंड 30 मिनट्स। 30 मिनट वायबिलिटी है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है। एक बार अब वो निकल के वो जब निकला वहाँ से, मतलब जब एक बार पॉलन जो है, एक बार एंथर जब रप्चर किया, डेहिसेंस हुआ और पॉलन जो है वो रिलीज़ हुआ, तो वो 30 मिनट तक वायबल होगा, ठीक है। चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो या यहाँ पे हो, ऐसा भी नहीं है, मतलब वो 30 मिनट तक वायबल रहेगा कहीं भी पॉलिनेट करने के लिए। अदरवाइज फिर वो, अगर उसको नहीं मिला प्लांट, तो वो डेड हो जाएगा। देन कुछ होते हैं जो सेवरल मंथ तक होते हैं, लाइक एग्जाम्पल में दिया है रोजिएसी से रोज लेग्यूमिनेसी, स्पेलिंग आप प्लीज थोड़ा चेक कर लेना, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी। सोलनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी, ये जो हैं ये सेवरल मंथ्स तक, इनके सेवरल मंथ्स पॉलन ग्रेन वायबल रहते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं या मूव करते रहते हैं, ये सेवरल मंथ्स तक मूव करते हैं। और अगर बाई चांस उससे पहले इनको मिल गया अपना सूटेबल स्टिग्मा, तो ये फिर पॉलिनेशन हो जाता है। देन एक चीज़ होती है लाइक सीमेन वगैरह स्टोर करते हैं, लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, तो वैसे ही पॉलन भी स्टोर किया जा सकता है फॉर जो रिसर्चेज एंड एग्रीकल्चरल, और जो एक कमर्शियल, उस पर अगर हम कोई प्लांट या कहीं कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे इसी तरीके से किया जाता है, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाता है। लाइक अगर उनके पास फ्लावर है तो वो क्या करते हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स वो कलेक्ट करके रखते हैं,
तो सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल कंडीशंस सारी जब हो जाती हैं या वो क्रिएट करते हैं तो वो खुद से जो है पॉलन ग्रेन जो है लेके और स्टिग्मा पे डाल देते हैं। ठीक है, इस तरह से आर्टिफिशियली किया जा सकता है। ऐसा ये नॉर्मली कई लोग जो है यहाँ पे किचन गार्डनिंग वगैरह करते हैं अपने घरों में, तो वो नॉर्मली भी क्या करते हैं, मैंने देखा था एक सर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो खुद से जो है वो पॉलन ग्रेन लेके, पॉलन ग्रेन अपने हाथों से लेके वो उन्होंने जो है पॉलिनेशन कराया। ठीक है, तो ऐसे भी लोग कर रहे हैं कि मतलब आप खुद से भी इस चीज़ को किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉलन स्टोर किया जा रहा है तो उसका फ्यूचर में कोई पर्पस है। तो दिस इज मतलब फॉर पॉलिनेशन ओनली, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराने के लिए। पॉलन स्टोरेज, तो उसको स्टोर कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए। इट इज स्टोर्ड, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्टोर्ड एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड इन लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन। जो इसका बैंक होता है जहाँ पे ये स्टोर किया जाता है उसको इन पॉलन बैंक बोलते हैं। It is useful in crop breeding method. It is useful in crop breeding method. ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में है और ये एक्चुअली पूछा भी जाता है। नाउ डेवलपमेंट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्पोरोजेनेसिस, हम लोगों ने पढ़ी थी। अभी हम लोगों ने माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी जिसमें माइक्रो जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो किस तरह से उनका जो है वो आगे जो है मैच्योर होके वो पॉलन ग्रेन बना रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग अब जो पढ़ेंगे दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने पढ़ी थी जिसमें पॉलन ग्रेन बन रहे थे। देन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी तो मेल गैमेटोफाइट बन गया जो कि इमेच्योर है, अब क्या होना है, उसका डेवलपमेंट होना है। मेल गैमेटोफाइट जो कि पॉलन ग्रेन है तो वो अभी इमेच्योर है तो उसका डेवलपमेंट होना है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट मैंने बताया था आपको, मेल गैमेटोफाइट क्या होता है, स्टेज, ये मैं मेल गैमेटोफाइट के बारे में बता रही हूँ। स्टेज ऑफ प्लांट which can form gametes। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो आगे चल के मेल गैमेट दे रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट पॉलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। और इस प्रोसेस को हम माइक्रोगैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं। माइक्रो यानी माइक्रो टर्म इज यूज्ड फॉर मेल, मेगा इज फॉर फीमेल। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट lead to formation of male gamete। And this is known as
known as microgametogenesis. This is known as microgametogenesis. First cell, ये फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने पहले भी बताया है. फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट first cell of male gametophyte is, क्या होगा बताइए? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या बेटा? क्या होगा? हम पोलन ग्रेन्स. हाँ, पोलन ग्रेन्स. ठीक है. तो फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन्स. इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा? मैं वही रिपीट कर करके वही एक ही चीज मैं बता रही हूँ. मैम वो थोड़ा स्लिप हो गया था. ओके. ठीक है. फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज पोलन ग्रेन. फिर इसमें क्या होता है, ये पोलन ग्रेन का जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, यानी माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो होती है वो इसी पोलन ग्रेन के जो होती है अंदर होती है, एज वेल एज जो पोलन ग्रेन होता है जब वो एंथर में होता है, मतलब अभी उसका डाइसेंस होके वहाँ से निकला नहीं है, वो एंथर में ही है, तभी उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जा रहा है. ठीक है. तो इस डेवलपमेंट को जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में हो रहा है, यानी कि एंथर के अंदर हो रहा है, इसको हम इन सिटू डेवलपमेंट बोलते हैं. ठीक है. इनसाइड होता है, इन सिटू टर्म यूज़ करते हैं. इन सिटू जो है ये इससे आप कंफ्यूज मत होना. इन सिटू कहीं भी आए तो जो कि इनसाइड या अंदर अपने नेचुरल हैबिटेट में जो चीज़ें हो रही हैं उसको इन सिटू बोलते हैं. ये कॉमनली यूज होता है. तो डेवलपमेंट मतलब अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो टेट्राड स्टेज आ गई, जो जो माइक्रो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या पोलन मदर सेल्स हैं, ये जो हैं इनमें मियोसिस हुई है और ये टेट्राड बन गया है. और ये टेट्राड जो है फिर ये इसमें सेल्स सेपरेट हो गई हैं. तो हम लोगों ने अभी तक यहीं तक पढ़ा था, ये पोलन ग्रेन्स बन गए हैं, ये पोलन है. तो अब जो है ये फर्दर ये इसमें डेवलपमेंट हो रहा है, बट अभी डेहिसेंस नहीं हुआ है एंथर का, ये रिलीज़ नहीं हुए हैं, ये एंथर में अंदर ही हैं और फिर इनका वो फर्दर मैच्योर हो रहे हैं क्योंकि अभी ये पोलन ग्रेन्स इमेच्योर हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट is in situ. In situ mean natural habitat. नेचुरल हैबिटेट में डेवलपमेंट हो रहा है. इन सिटू और डेवलपमेंट ऑफ मेल gametophyte occurs in mother place. मदर प्लेस कहाँ है? मदर प्लेस इज पोलन सैक. आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको. मतलब वो जहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था वहीं पे अपने नेचुरल हैबिटेट में जहाँ था, पोलन सैक में ही बना है और पोलन सैक में ही डेवलप हो रहा है. दैट्स वाई द डेवलपमेंट इज सेड टू बी इन सिटू.
pollen sac of anther. आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको. मदर प्लेस उसको बोल रहे हैं, दैट इज pollen sac of anther. ये आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसे. ये एक्चुअली यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि इन सिटू भी एक टर्म यूज़ होता है जो नेचुरल हैबिटेट में डेवलपमेंट जब होता है. आपको बुक में ऐसे ही सिंपल मिलेगा कि वो अंदर एंथर में डेवलप हुआ. इन सिटू या तो टर्म यूज़ होगा, बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए. नाउ एक और चीज़ है कि डेवलपमेंट ऑफ मेल, एक तो इन सिटू हो गया, और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज प्रीकॉशियस. प्रीकॉशियस कहीं भी टर्म आता है तो उसका मतलब होता है टाइम से पहले. ठीक है, लाइक प्रीकॉशियस प्यूबर्टी. ठीक है, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी मतलब टाइम से पहले प्यूबर्टी जो कभी कभी देखी जाती है मेल या फीमेल में. तो लाइक स्पेशली फीमेल में, फीमेल के लिए यूज़ होता है. तो प्रीकॉशियस यानी कि टाइम से पहले. तो यहाँ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीट जो है वो बाहर निकल कर नहीं हो रहा है कि जब वो एंथर पे पहुंच जाए, बल्कि उसके पहले ही, अभी डेhiscence हुआ नहीं है, उसके पहले ही वो मैच्योर होने लगा. तो इसको प्रीकॉशियस भी टर्म यूज़ करते हैं, प्रीकॉशियस डेवलपमेंट. डेवलपमेंट दैट इज बिफोर dehiscence of anther inside before dehiscence of anther inside pollen sac. This is known as precautious development. अब इसका ये है कि इसका जो डेवलपमेंट होता है वो 2 स्टेजेस में होता है. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर्स इन 2 स्टेज. डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट occurs in 2 स्टेज. अभी हम लोगों ने क्या देखा, वो अंदर ही जो है उसका डेवलपमेंट जो है वो एक तरह से स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो बट ये 2 स्टेजेस में होता है. जो पहली स्टेज होती है उसको हम कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको कहते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. और जो सेकेंड स्टेज होती है उसको कहते हैं हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या है. प्री पॉलिनेशन अभी हमने पढ़ा कि जो उसका डेवलपमेंट है वो प्रीकॉशियस होता है और इन सिटू होता है. तो ये जो है ये प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है क्योंकि वो स्टार्ट हो गया है उसका. प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट मतलब वो अभी अंदर ही है, वो बाहर नहीं वो बाहर डेhiscence के बाद अभी निकला नहीं है. प्री पॉलिनेशन अभी डेhiscence नहीं हुआ है, डेवलपमेंट. क्योंकि जब तक वो पॉलिनेशन तभी होगा जब डेhiscence होगा और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बोल सकते हैं, वो रिलीज होंगे, तो तभी पॉलिनेशन होगा. तो ऑब्वियसली उसके पहले की सारा जो डेवलपमेंट है दैट इज़ प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. इसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होती है उसमें क्या होता है, एक वैक्यूल होता है, तो उसमें माइटोसिस होनी होती है. अभी पहले एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं. वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें इंटाइन होती है,
देन एक एक्साइन होती है, इस तरह से वैक्यूल, न्यूक्लियस, 3 जर्म पोर। ये जर्म पोर हैं, ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए। देन दिस इज एक्साइन, दिस इज इंटाइन, इस तरह से ये होता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्सेंट्रिक होता है, क्योंकि आप देखो सेंटर में नहीं, मतलब पेरिफेरी की तरफ से है, तो मतलब एक तरफ खिसका हुआ है, जो जो जिसमें जो न्यूक्लियस जो होता है एक एक कोने पे लगा होता है, उसको एक्सेंट्रिक टर्म यूज़ करते हैं। किसी भी सेल की बात बता रही हूँ, ये कॉमनली यूज़ होता है एक्सेंट्रिक। ECCENTRIC, एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। तो ये एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस इसमें होता है। अब क्या होता है कि ये जो हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखते हैं उसमें ये जो पॉलिन ग्रेन है, ये एक नॉर्मल पॉलिन ग्रेन का मैंने बताया अभी आपको। अब जब इसमें क्या होता है कि माइटोसिस होगी, क्योंकि अब ये है, ये हैप्लॉइड है ऑब्वियसली, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब इसमें आपको भी पता है कि मियोसिस तो नहीं हो सकती है, बट ये डेवलप कर रहा है। तो डेवलप करने में क्या हो रहा है, डेवलप करने में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रही है। और वो कैसी हो रही है, अनइक्वल माइटोसिस हो रही है। undergoes unequal माइटोसिस। अनइक्वल माइटोसिस मतलब ये हुआ कि इसमें एक सेल छोटी, एक सेल बड़ी, वन सेल बिग एंड वन सेल स्मॉल। इस तरह से अंडरगोज अनइक्वल माइटोसिस। तो इसमें ये किस तरह से होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें सिंपल स्पिंडल बनता है, वैक्यूल है ये। तो ये स्पिंडल मतलब ये जो माइटोसिस होता है, ये वैसे ही एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, छोटा बड़ा, मैंने सेम साइज के बना दिए। एसिमेट्रिक स्पिंडल बनता है, क्योंकि इसमें एक जो सेल साइज होती है बहुत छोटी होती है और एक सेल साइज जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो इसमें जो स्पिंडल का जो वो होता है, आप ऐसे कर सकते हैं कि एसिमेट्रिक स्पिंडल होता है, ठीक है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। आप ऐसे एज्यूम करो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइटोसिस में वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। एक को छोटा न्यूक्लियस, एक को बड़ा न्यूक्लियस, एक को ढेर सारा साइटोप्लाज्म और एक को थोड़ा सा साइटोप्लाज्म। दिस इज एक्साइन, इंटाइन, वैक्यूल। ये आपकी बुक में बना हुआ है वैक्यूल, अब वहाँ से थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें हम देखेंगे कि एक जो सेल है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि सेल सेपरेट नहीं हो रही है, इसमें सेल के अंदर सेल आ जा रही है, बड़े सेल के अंदर छोटा सेल आ जा रहा है। जो बिग सेल है वैसे कर सकते हैं, बिग सेल, बड़ा न्यूक्लियस, और एक छोटा सा स्मॉल शेप न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल सेल which is spindle shaped। और ये जो सेल होती है इसको जनरेटिव सेल बोलते हैं, जनरेटिव सेल, जो आके चल के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी, जनरेटिव सेल। और ये जो बिग सेल है
बिग सेल, इसको हम वेजिटेटिव और ट्यूब सेल भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे दोनों के अपने अपने फंक्शन हैं। जो स्मॉल सेल है उसको जनरेटिव सेल बोल रहे हैं, क्योंकि वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन उसी से हो रहा है। और जो बिग सेल है वो उसको हम वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं, या ट्यूब सेल भी हम बोल सकते हैं। मैम हाँ बोलो मेरे को ऋषिका। फोर्थ डायग्राम दिखा दो एक बार, वो छूट जाता हूँ थोड़ा सा। ये वाला यस मैम। ठीक है, आप कर लो। तो इनका जो डिसप्रपोर्शनेट जो होता है, ये डिवीजन होता है, अब ये 2 सेल स्टेज में आ गए हैं, बट स्टिल ये मैच्योर नहीं है। ये 2 सेल स्टेज में है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि 1 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज, ऐसे करके कौन सी मैच्योर स्टेज है। तो ये क्लियर होना चाहिए, 1 सेल स्टेज और 2 सेल स्टेज ये मैच्योर स्टेज नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि 2 सेल स्टेज है जिसमें एक छोटा सेल है, एक बड़ा सेल है। अब वो आगे फर्दर अभी उसमें डेवलपमेंट होना है, क्योंकि मेल गैमेट तो अभी बना नहीं है। अभी क्या है, जनरेटिव सेल बनी है और वेजिटेटिव सेल बनी है। ये हो गया ऋषिका। यस मैम। अब क्या है कि अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, पोस्ट पॉलिनेशन। अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट एक्चुअली थोड़ा सा कुछ एंजियोस्पर्म्स जो हैं उनमें अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है, कुछ एंजियोस्पर्म हैं उनमें अलग तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो अभी हम लोग एक जो कुछ 60 और 40% का डिफरेंस है, कि 60% एंजियोस्पर्म में डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट चलता है पोस्ट पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट जो हो रहा है, अभी 2 सेल स्टेज में वो पहुंच गए। जो हम लोगों ने प्री पॉलिनेशन स्टेज में, वो 2 सेल स्टेज में पहुंच गए हैं। अब पोस्ट पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें किस तरह से हो रहा है ये देखेंगे, बट थोड़ा सा वेरिएशन है पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो इसमें ये है कि इन 60% एंजियोस्पर्म्स, in 60% angiosperms pollination occur at 2-celled stage। ठीक है, तो वो 2 सेल स्टेज जो कि अभी हमने ये देखी है, ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज पे डाइसेंस होता है, ये बाहर निकलता है और ये जाके स्टिग्मा पे बैठ जाता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें क्या क्या होता है, एक स्टिग्मा होता है, डायग्राम ही नहीं बन रहा है, एक स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है और नीचे ओवरी होती है। स्टिग्मा, स्टाइल, दिस इज ओवरी। तो यहाँ पे वो जाके जो बैठ रहा है, 60% की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज 2 सेल्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे अब अभी हम लोगों ने बनाया था कि नीचे एक स्पिंडल शेप्ड न्यूक्लियस विच इज़ द जनरेटिव सेल, और फिर जो है ऊपर की ओर वेजिटेटिव सेल है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जब ये जाएगा द पोलन एब्जॉर्ब, जब वो जाके स्टिग्मा पे बैठ गया है एक बार, ठीक है, द पोलन, क्योंकि अब पॉलिनेशन हो चुका है, हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। द पोलन एब्जॉर्ब sugar and moisture from
स्टिग्मा, ड्यू टू विच द वॉल्यूम, वो क्या कर रहा है कि शुगर और मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब कर रहा है और वो धीरे धीरे फूल रहा है। फिर क्या होता है, हमें पता है कि एग्जाइन में कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है कि धीरे 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 जो जर्म पोर होता है वो वीक हो जाता है और वो पॉलन ट्यूब को रास्ता देता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब यानी कि जो हमारा वो एक पैसेज है जिससे कि जो हमारा मेल जो जनरेटिव सेल्स हैं वो, और जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग न्यूक्लियस देख रहे हैं वेजिटेटिव, क्योंकि ये तो पूरी जो सेल है, ये इतनी बड़ी सी सेल जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज ऑल वेजिटेटिव। उसमें जो जनरेटिव है वो एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो जर्म ट्यूब बन रहा है। अब वो जर्म ट्यूब कैसे बन रहा है हमें भी पता है कि जो पॉलन ट्यूब है वो कैसे बन रहा है। पॉलन ट्यूब कौन बना रहा है, पॉलन ट्यूब बना रहा है हमारा वेजिटेटिव सेल। So the pollen absorbs sugar and moisture from stigma, due to which the volume of cytoplasm increases and exert pressure on two wall layer भव्य आपका टाइम हो गया? नो मैम, अभी तक सर का मैसेज नहीं आया। अच्छा ओके ठीक है। इंक्रीज एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन टू वॉल लेयर। ठीक है, क्योंकि अभी इंटाइन और जो एक्साइन है वो अभी है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो 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 डेवलपमेंट हो रहा है वो अंदर हो रहा है। इंटाइन और एक्साइन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दैट इज इंटाइन एंड एक्साइन। ये क्लियर होना चाहिए। Finally pollen tube will come out through germ pore। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ से क्या होता है कि किससे बनाऊँ, इससे बना देते हैं। यहाँ से पॉलन ट्यूब ऐसे निकलने लगी, पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलने लगी है। और यहाँ पे ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस सबसे टिप पे जो है ना वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे टिप पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है और पीछे पीछे हमारी जनरेटिव सेल आ रही है। ये क्लियर होना चाहिए, सेल पीछे पीछे जो है जनरेटिव सेल है। यहाँ पे जनरेटिव सेल है। दिस इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो टिप पे है, जो हमारे पॉलन ट्यूब के टिप पे है, दैट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जो सेल है दैट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ये क्लियर होना चाहिए कि जो वेजिटेटिव सेल है वही, उसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं क्योंकि वही जो है हेल्प करती है पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। फाइनली पॉलन ट्यूब विल कम आउट थ्रू जर्म पोर। ठीक है, जर्म पोर से वो बाहर निकल गई हैं। जनरेटिव सेल फॉलो कर रही है किसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को। आई थिंक ये क्लियर है आपको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस फ्री है वो बाहर आ गया है। अदरवाइज पूरा वेजिटेटिव सेल जो है, साइटोप्लाज्म जो है वो वहीं पे है। और वो थोड़ा थोड़ा ये एक तरह से आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि पॉलन ट्यूब के फॉर्म में वो एक्सटेंड कर रहा है। मतलब एक सेल है वेजिटेटिव सेल, वो पॉलन ट्यूब के फॉर्म में एक्सटेंड कर रही है। उसका जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पड़ा हुआ है। दिस इज
मतलब वेजिटेटिव सेल को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। इसी में हमने पढ़ा कि एक जनरेटिव सेल भी होता है, तो जनरेटिव सेल यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। तो ये इस तरह से है, जनरेटिव सेल फॉलोज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पहले आएगा, फिर जनरेटिव सेल आएगा। फिर क्या होता है कि जनरेटिव सेल माइटोसिस करता है। जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस। अब अगर जनरेटिव सेल जो है, ये जनरेटिव सेल माइटोसिस कर दे, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे है जनरेटिव सेल अगर माइटोसिस कर दे, तो अभी क्या कंडीशन हो जाएगी, अभी क्या हो जाएगा, 2 सेल हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ये माइटोसिस कर दे तो 2 सेल हो जाएंगे। तो अब हम इसको 3 सेल्ड स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें माइटोसिस हुई और माइटोसिस, सिंपल माइटोसिस हुई और 2 सेल बन गए हैं, तो हम इसको 3 सेल स्टेज भी कह सकते हैं। इस तरह से कुछ जनरेटिव सेल undergoes mitosis. This is 3 celled stage. This is 3 celled stage. Now this is mature male gametophyte. 3 celled stage is mature male gametophyte, and 1 and 2 celled stage are immature male gametophyte. ये क्लियर है आई थिंक, क्योंकि आगे जाके यही जो सेल है ये हमारा मेल गैमीट बना रहा है, दैट्स वाई वी आर सेइंग कि दिस इज, अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। दिस इज द लास्ट माइटोसिस जो इसमें हो रही है, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। अब पूरा डेवलपमेंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको?